उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। उत्तराखंड देश में पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। यूसीसी में प्रदेश की लगभग 2.5 लाख अनुसूचित जनजाति के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। इस कानून के लागू होने से बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथा पर रोक लगेगी। साथ ही महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी मिलेगा। इस कानून के अनुसार अब शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है। सबसे अहम बात, लिव इन रिलेशन के लिए भी अब पंजीकरण अनिवार्य होगा। इस कानून का विरोध न केवल मुस्लिम समुदाय कर रहा है, बल्कि उत्तराखंड का हिंदू समाज भी कर रहा है। लोगों का मानना है कि सरकार ने लिव इन रिलेशन को मान्यता दे दी है। हालांकि सरकार का तर्क है कि लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण लड़कियों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। ड्राफ्टिंग कमेटी की सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल का कहना है कि हमने लिव इन रिलेशन को कोई मान्यता नहीं दी है, बल्कि लड़कियों को सुरक्षा दी है। उनका कहना है कि इस कानून के लागू होने से महिलाएं और सशक्त होंगी। संवाद कार्यक्रम जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में आयोजित किया जा रहा है, उसमें जितने भी यहाँ पर आगंतुक सम्मानित अतिथि हैं और छात्र छात्राएं हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूसीसी में कोड ड्राफ्टिंग कमेटी की सदस्य और उसके बाद रूल एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की सदस्य होने के बाद इस विषय पर बात करने के लिए ये मेरा पहला पब्लिक अपीयरेंस है। तो गुणानंद जगमोला जी का मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर कुछ अपने अनुभव ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग कमेटी सदस्य होने के नाते, और बेसिकली ये है क्या और इतनी कंट्रोवर्सी जो इसमें होती है, पहले नेशनल लेवल पे, पहले आज़ादी के पहले से और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी डिबेट से लेकर, और सारे तथ्यों को कम से कम युवाओं को जान लेना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मुझे लगा कि जहाँ पर एक सिंसियर संवाद हो, भले ही वहाँ पे कम लोग रहे कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बात रखने के लिए शायद इससे अच्छा मंच कोई और नहीं होगा। जब समान नागरिक संहिता की बात आई, उससे पहले उसका क्या राजनीतिक बैकग्राउंड था उससे हम परिचित नहीं थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने घोषणा पत्र में रखा था इलेक्शन से ठीक पहले। और जो पहली कैबिनेट हुई उसमें उन्होंने इसको जैसे एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट होता है उस तरीके से पहली कैबिनेट में इसको पास करवाया कि हम इसको बनाएंगे। फिर कमेटी बनी और जस्टिस रंजना देसाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज रही और महाराष्ट्र हाई कोर्ट में वो जज रही और बहुत बड़े बड़े केसेस उन्होंने हैंडल किए, उनको इसका चेयरपर्सन बनाया। ज्यादातर इसकी मीटिंग दिल्ली में भी, क्योंकि प्रमोद कोहली जी सिक्किम हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे, वो भी इसके एक सदस्य थे और वो दोनों लोगों का दिल्ली में ही रहना होता था। तो उत्तराखंड सदन हमारा एक ऑफिस बन गया चाणक्यपुरी में, और वहीं पे जाके फिर शत्रुघ्न जी, वो भी, उनका भी एक आवास दिल्ली में है, लेकिन 3 सदस्य हम देहरादून में थे। तो एक सब कमेटी बनाई गई जिसको कि कहा गया कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप देहरादून में हमारा राजभवन से पहले एक आपने बोर्ड देखा होगा, समान नागरिक संहिता कार्यालय, वो हमको दिया गया। वो इसका एक ऑफिशियल लोकेशन बन गई। जब हम इस पे काम करना शुरू किया, उससे पहले ये नहीं पता था कि ये क्यों आवश्यक है, और ऐसा लग रहा था जैसा कि अभी भी आप देखते हैं, कल ही में हरीश रावत जी का बयान सुन रही थी, इससे उत्तराखंड को क्या फायदा होगा यूसीसी से। किसी भी कानून से किसी एक क्षेत्र विशेष को सीधा आउटकम क्या होता है, ये तो अगर हमारा हिंदू कोड बिल यहाँ लागू है तो उससे भी अगर हम प्रश्न करें कि उससे भी हमें सीधा क्या फायदा होगा, लेकिन हिंदू कोड बिल है जिसके अंतर्गत मेजॉरिटी जो भारतवर्ष की है वो उस हिंदू कोड बिल से संचालित होती है। कोई भी कानून अभी आईपीसी की धाराएं बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाई गई
उससे भी सीधा क्या इफेक्ट आ रहा होगा, वो भी एक डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है। लेकिन जब हम समान नागरिक संहिता पे काम करने चले तो सबसे पहले ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसके ऊपर चर्चा की जाए और वार्ता की जाए कि जो हमारे पर्सनल लॉज हैं वो इसके इफेक्टिव होने के बाद सस्पेंड कर दिए जाएंगे। और लीगली शायद आपको पता है नहीं है कि इस कमेटी के बनने के तुरंत बाद एक पीआईएल दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, लिटिगेशन, जिसमें ये कहा गया था कि ये कमेटी नहीं बन सकती और समान नागरिक संहिता एक स्टेट में नहीं बन सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये कह के खारिज कर दिया था कि एक स्टेट इस पे काम कर सकता है, वो उन लॉज पे काम कर सकता है जो नए तरीके से वो अपने राज्य के लिए बनाना चाह रहे हैं। जहां पे जो हमारा सेंट्रल लॉ है उसका अगर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है तो वो सेंट्रल लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है तो वो अपना लॉ बना सकते हैं, उनका अपना प्रोसेस है, वो बना रहे हैं, ठीक बना रहे हैं। उसके बाद इस पे काम जब शुरू हुआ और लोगों की राय के लिए कुछ एक पोर्टल पहले जारी हुआ, उसके बाद लोगों को बोला गया कि हमारा ऑफिस एड्रेस है, इसमें आप कुछ लिख के दे दीजिए, आप बाय हैंड दे दीजिए, आप बाय ईमेल दे दीजिए, आप किसी भी साधन से दीजिए, लेकिन आप अपनी राय समान नागरिक संहिता पर जरूर दीजिए। और उसके बाद कमेटी ने यह तय किया कि जब तक वो उत्तराखंड के पूरे लेंथ एंड विड्थ पे खुद ट्रेवल नहीं करेंगे, खुद लोगों से जानकारी नहीं लेंगे, तब तक शायद ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अगर डायरेक्टली मुझे मैरिज में प्रॉब्लम नहीं है, डिवोर्स में प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की कस्टडी में प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मली हमें लगता है किसी को भी शायद ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं और उनसे सुनते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि सारे लोगों का एक जैसा जीवन नहीं होता और कानून उन्हें बहुत अंदर तक प्रभावित करता है और वो कानून की परिधि के बाहर जाकर अपना कोई काम नहीं कर सकते। उसमें महिलाओं की बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आई, बहुत लोगों ने अपने दुख दर्द हमसे साझा किए, बहुत लोगों ने ऐसे विषयों पर बात की जो अभी हम आगे बात करेंगे, जैसे इसमें बहुत ही जो ऐसा लगता है कि विवादित है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि वो विवादित नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप पे बात की, लोगों ने LGBTQ पे बात की, लोगों ने और ऐसे मुद्दों पे बात की कि आप इस पे भी कानून बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, और धीरे धीरे ये हमारी बहस का एक मुद्दा बन गया और जहां भी हम गए हमने लोगों पे इसके ऊपर व्यूज लेने शुरू करे। अब एक बहुत ही अच्छा सा अनुभव मैं आपको बताऊं, वो ऐसा नहीं है कि हम लोग प्लेन्स ही है देहरादून जहां हम रह रहे हैं सिटी में, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कमेंट है या उधम सिंह नगर में जो रह रहे हैं उनके ऊपर कमेंट है या हरिद्वार में जो रह रहे हैं उनके ऊपर कमेंट है, लेकिन ये रियलिटी है कि जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर बढ़े, पिथौरागढ़, मुंशियारी, धारचूला, गुंजी, नाभी सब जगह गए, चमोली में गए, जैसे जैसे हम डीप हिल्स में जाते गए मैंने ये पाया कि पहाड़ की महिलाएं बहुत ही ज्यादा लिबरल और बहुत ही बड़े दिल की महिलाएं। उनको जब ये बात समझ में आई, उन्होंने कहा कि हमें हमारे मोहल्ले के लोग कहते हैं कि आपके बच्चे बाहर रह रहे हैं, आप ये मत समझिए कि वो अकेले रह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी के साथ रह रहे हो, पार्टनरशिप में रह रहे हो। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? आपको आश्चर्य होगा कि शायद वो नाभी गांव था या गुंजी गांव था, दोनों में से एक था। वहां हम ऐसे ही पठान का उनका जो मुंडेर रहती है पत्थर की, उसमें बैठे हुए थे घर के आगे, लेकिन काफी लोग थे, 25-30 लोग थे, वहां लोग मिलना मुश्किल होता है, लेकिन थे और उनमें महिलाएं भी थी। एक कोई रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज भी थे जो उसी कम्युनिटी के थे, वो भी अपने गांव आए हुए थे, तो वो भी उस सभा में शामिल हुए। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा बच्चा ऐसा रहता तो वो हमें जरूर बताता। उनको अपने बच्चों पे बहुत ट्रस्ट था और उन्होंने कहा वो हमें बताता। एक महिला ने कहा ऐसा नहीं है, वो बाहर रहता है, लेकिन उसने कहा है कि जब शादी करूंगा तो मैं आऊंगा तो पिथौरागढ़ ही शादी करने के लिए, और कोशिश भी करूंगा कि अपनी ही कम्युनिटी की लड़की से मेरी शादी हो। तो फिर उनमें से जो जज साहब थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो सभी बच्चे कहते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्टनरशिप में रह रहे हो। तो उनसे ऐसी प्रश्न किया कि यदि ऐसा हो और कल की डेट में
वो बच्चे आए और वो ये कहे कि हम जो साथ रह रहे थे, पार्टनरशिप में रह रहे थे, उससे हमारी एक संतान उत्पन्न हो गई, तो इस बच्चे का क्या करेंगे। तो वो लेडी ने जो जवाब दिया, ऐसे बहुत लोगों ने, ऐसा नहीं कि एक ने दिया, डीप हिल्स में महिलाओं के एक व्यू थे और मुझे याद है वो ट्राइबल महिला थी और उसने कहा कि अगर दीदी ऐसा हो ही जाएगा तो अपनी बगिया का फूल है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। और जब हमें ऐसे बड़े शहरों में डिस्कोर्स कर रहे थे तो वो लिव इन के लिए जितनी गालियां निकाल रहे थे या एलजीबीटीक्यू के लिए जो कह रहे थे कि आप इसे बिल्कुल बैन करिए, आप उसमें लिखिए कि बिल्कुल फांसी ही चढ़ा दो टाइप से, ऐसा हमारा व्यू था जब हमने शहरों में इस वार्ता को किया। सुनने को हिंदू मुस्लिम कोई उसमें सब एक थे कि ये समाज में एक कोड है और ऐसी प्रथाएं, ऐसी बातें बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए और आप इसमें पनिशमेंट का कोई प्रावधान जरूर करिएगा, दोनों फॉर्म में, एलजीबीटीक्यू में भी और यहाँ भी। अलग अलग वैरायटी, कोई लोग तलाक का इजी फॉर्म आपके पास नहीं है, कुछ लड़कियां इसलिए परेशान थी कि तलाक लेना चाह रही हैं लेकिन कुछ बंदिशें हैं, वो लंबा खिंचता जा रहा है, उससे उनकी मेंटल जो स्टेटस है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और बच्चे का एडॉप्शन एक बहुत बड़ा विषय, वैसे तो उसमें जे एक्ट ऑलरेडी है और वो बड़ा एक्ट है इसलिए उसको छुआ नहीं गया है यूसीसी में और उसमें प्रावधान है, वो प्रावधान अपनी जगह सेटल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें कि महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी थी। वो परेशानियों को दूर करने के लिए ये कोशिश की गई कि क्या हम इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड में कवर कर सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसकी डिबेट चली थी और यूसीसी लागू होने पे बात हुई थी तो अंबेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा था अभी कर डालो, बाद में आप लोग कर नहीं पाओगे इसको, अगर आप अभी कर डालोगे। उसमें उन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि यदि इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है तो ये लोग का मतलब था जो उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नसरुद्दीन अहमद शायद, ये लोग इसमें 10 साल लगा देंगे और यूसीसी को भारत में लागू नहीं होने देंगे। उन्हें 10 साल का परसेप्शन था, उन्हें लग रहा था कि इसमें बहुत समय लगेगा आगे, और अगर हम अभी सारे लोगों को एक कोड बिल में ले आएंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप संविधान में देखते हैं कि अगर ऐसा अलग अलग करना होता तो मैं हमेशा, जब अंबेडकर दिवस में हम लोग बात करते हैं तो मैं अंबेडकर को हमेशा याद इस मामले में करना चाहती हूँ कि दलित और मार्जिनलाइज्ड के लिए तो उन्होंने जो किया वो सबके सामने है, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने जितना बड़ा योगदान दिया और महिलाओं को आगे बढ़कर जितने कानून दिए, अदरवाइज आप कहते कि इससे क्या फायदा हो रहा है, महिलाएं नहीं वोट दें तो क्या फर्क पड़ रहा है, महिलाओं को वोट मत देने दो। लेकिन हमें पता ही नहीं लगा कि वोट देने के लिए भारतवर्ष में संघर्ष करना पड़ा महिलाओं। यूरोप के ऐसे 1000 देश हैं जहां पर उन्होंने संघर्ष के साथ अपना वोटिंग राइट हासिल किया, लेकिन अंबेडकर की उपस्थिति और भी जितने संविधान सभा में लोग थे उनकी उपस्थिति ने इस बात को असर्टेन किया कि महिलाएं सिंस इंडिपेंडेंस वोट दे सकती है। दूसरा, हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने कहा अगर 80% लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत आ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब हिंदू कोड बिल में आ रहे हैं, तो ये जो बाकी बचे लोग हैं, आपने क्रिश्चियन छोड़ दिया, आपने पारसी छोड़ दिया, आपने जूस छोड़ दिया, आपने मुस्लिम छोड़ दिए, तो उनको आपने छोड़ दिया ये कह के कि उनके पर्सनल लॉज ही उन पर लगेंगे, शरीयत लग रही है तो वही लगेगी और बाकी उनको बड़े अम्ब्रेला में लाने की जरूरत नहीं है। और उसमें नेहरू जी का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो बार बार कोट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने कहा अभी देश और पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी इस बात के लिए तैयार नहीं है, अभी तैयार नहीं है, लेट देम बी रेडी एंड वी विल इंप्लीमेंट यूसीसी होल इंडिया में जल्दी लागू कर दिया जाएगा। तो वो जो अभी तैयार नहीं है उसके लिए अंबेडकर ने कहा कि आप तो उन्हें 10 साल तक भी आप लोग तैयार नहीं होंगे। और ये बहुत सारे ऐसे मसले थे आजादी के बाद जिनमें कंट्रोवर्सीज थी और उनको रिजॉल्व किया जाना था और वो फंडामेंटल राइट की जगह डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डालना पड़ा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो आर्टिकल 44 है उसमें इस बात की एक योजना बनाई गई कि इसको रख लेते हैं और हम इसको लागू करेंगे।
और कम से कम उसमें आ जाएगा, संविधान में आ जाएगा। अम्बेडकर इस बात को लेके बहुत नाराज थे, लेकिन आ जाएगा तो कभी ना कभी इस पे चर्चा होगी, कभी ना कभी बात करेंगे। जब हम यूसीसी की बात करते हैं कि अगर आपने मर्डर किया है, कोई क्राइम किया है, तो आप उस क्राइम के लिए सजा एक जैसी होगी आप, लेकिन जो आपका राइट है कानून में वो अलग अलग होगा। वो आप पर्सनल, तो हिंदूज के भी बहुत कोडिफाइड नहीं है, लेकिन पर्सनल लॉज है हमारे, तो उस तरीके से हम भी उन्हीं पर्सनल लॉज में होते तो अभी तक 2-2 शादियां भी होती। गांव में तो आपने देखा ही, 2 शादियां भी है, बड़ी माँ भी है, छोटी माँ भी है, 3 माँ भी है, 4 माँ भी है। अगर वो ये सब चलता रहता तो आज जो हमारा स्टेटस वुमेन का होता समाज में, वो भी वैसे ही चलता रहता, क्योंकि उसको कोई गलत नहीं माना गया। बच्चे नहीं हुए तो दूसरी शादी कर दी, लड़का नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर दी। ऐसे 50 तरीके के जस्टिफिकेशन सोसाइटी को थे, जिसमें कि हिंदू कम्युनिटी को भी उसके अंदर रखा जा सकता। तो जो इसके पक्ष थे कि मैरिज के, बहुत लोगों ने कहा आपने तो कट पेस्ट कर दिया, हिंदू कोड बिल को उठा के रख दिया और उसी को मुस्लिम्स में लागू करेंगे, अन्य कम्युनिटी में लागू करेंगे। लेकिन बहुत सारी मुस्लिम वुमेन जो रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया, पाई चार्ट में एक आदमी ने अगर एक लेटर भी लिखा होगा तो उसके लेटर का रिकॉर्ड भी यूसीसी में आपको कभी फ्यूचर में आरटीआई लगानी हो, ये जब आप ऐसे कोई लॉ बनाते हैं तो आपको पता रहता है कि ऐसा होगा तो आपको वो मिल जाएगा। बहुत सारी मुस्लिम वुमेन के उसमें अपनी तरीके की शिकायतें हैं, जिसमें उन्होंने हलाला का विरोध किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर 21वीं शताब्दी में भी ऐसी कुप्रथाओं पर बैन नहीं लगेगा तो आने वाले समय में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप एक यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, आप एक तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको राइट टू एडमिशन है, राइट टू एजुकेशन है, एवरी काइंड ऑफ राइट्स आर देयर, और यहाँ पे आके आप कह रहे हैं कि जब आपको दोबारा अपने डाइवोर्स्ड हस्बैंड से शादी करनी हो तो पहले आपको किसी तीसरे आदमी को भी इस सारे गेम में रखना पड़ता है, जो कि बहुत ही पेनफुल है, जो कि बहुत ही इनह्यूमन है। तो जो आदमी उससे गुजरता है, चाहे वो 1 करोड़ में 1 आदमी, चाहे वो 1 लाख में 1 महिला है, लेकिन जब हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यूसीसी से जब हिंदू कोड बिल आया होगा, जब लोगों को 2 शादी के लिए मना किया होगा, जब सरकारी नौकरी में करने वाला का टर्मिनेशन हो गया होगा सेकंड मैरिज के बाद, तो उस समय ये लगा होगा कि जैसे कितनी बड़ी बात हो गई कि अब हम नहीं कर पा रहे। लेकिन आज वो बहुत ही अच्छी तरीके से कि आपको उसके गुजारा भत्ता भी देना होता है। शाहबानो केस आपके पास है, सरला मुदगल केस आपके पास है कि जहां पे केवल दूसरी शादी करने के लिए आदमी ने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेडी को पता ही नहीं आप हिंदू थे, आपको क्योंकि दूसरी शादी करनी थी आप मुसलमान बन गए और आप फिर जस्टिफाई करने लगे कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो ये पूरा जेंडर न्यूट्रलिटी इस पूरी यूसीसी में रखी गई है। यूसीसी में कहीं पे भी कोई इम्पोजिशन जैसी बात नहीं है, क्योंकि अब रूल मेकिंग कमेटी का 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। अब किस डेट से वो इम्प्लीमेंट करेंगे, कैबिनेट में आएगी, अभी ये विधायी में भी जाएगी, अभी ये न्याय विभाग में भी जाएगा, तो वो कितनी जल्दी इन सब से उसको फ्री करके और एक राजपत्र के रूप में अपनी कैबिनेट में उसको पास कराएंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई डेट देंगे। उसके बीच में ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, तो वो ट्रेनिंग का काम शुरू होगा। 2-3 महीने उसमें लग सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात ये की है कि लिव इन रिलेशनशिप पे बोलूं उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी भी आदमी की जो प्रिवेसी है, जो उसकी अपनी डेटा के साथ उसकी प्रिवेसी होनी चाहिए और उसके पूरा चीजों को जिसको वो दे रहा है उसके साथ, या वो कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में लाइन लगा के खड़ा है और कोई आदमी उसे बोल रहा है कि अच्छा आप क्यों आए, तो वो ये कहेगा कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में हूँ, मैं जरा रजिस्ट्रेशन कराने आ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सारा का सारा आपके मोबाइल ऐप में आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें जो डेटा है वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड डेटा है और इसके जो फायदे हैं, देखिए लिव इन रिलेशनशिप में दोनों ओर से विरोध था। मतलब जो लोग इसको कह रहे थे हमारी संस्कृति पे हमला है, और हमारी संस्कृति पे इसलिए हमला है कि यूसीसी ने इसको लीगल कर दिया, ऐसा उनको भान हो रहा था। और जो लोग थोड़ा लिबरल टाइप के थे वो कह रहे थे कि आप उनके बेडरूम में चले गए इस कानून को लेके।
तो ये एक अजीब सा संकट यूसीसी कमेटी के आगे था कि कोई भी पक्ष आपको इस मुद्दे पे समझ नहीं आ रहा था। ये बेसिकली हमने बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग और जितनी स्टैट्यूटरी बॉडी, अल्पसंख्यक आयोग, सारे जितने भी हमारे आयोग हैं, संवैधानिक जो पद है, उनके ऑफिसर्स, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और उनके चेयरपर्सन, इनके लिए भी एक सेशन रखा था, इनसे भी बात हुई थी। महिला आयोग में इस साल के अंत तक 650 केसेस आए महिलाओं पे प्रताड़ना के और महिलाओं के शोषण के। मोर देन 50% केसेस लिव इन रिलेशनशिप के थे। और दूसरा इसका एक और पक्ष है कि जैसे आप शराब बंदी करने के बाद ये सोच लें कि शराब कोई नहीं पी रहा है, वैसे ही आप सोचें कि उनको रेगुलेट, वी आर ओनली नॉट इवन रेगुलेटिंग, वी आर जस्ट गिविंग देम लाइक अ रजिस्ट्रेशन स्टेटस, दैट्स इट। आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि ना तो आपको कोई मकान दे रहा है, आपका वहां वल्नरेबल हो रहा है। कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हमारी जानकारी में आए जो बच्चों को हिंट करते हैं कि वी हैव दैट फैसिलिटी इफ यू वांट टू लिव टुगेदर, दे आर चार्जिंग डबल ऑफ इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द, ये उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, इसमें वो अपनी इस स्टेटस को किसी को रिवील नहीं करना चाहते, तो वो कह रहे हैं कि आप रिवील मत करिए, आपको हम वो स्टेटस दे देंगे लेकिन आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा। बच्चा अगर रिमोट कहीं हिल से आ रहा है और वो यहाँ लिव इन में रह रहा है, वो बाहर जा रहा है, वो सब्जी वाले के पास जा रहा है, किसी के पास जा रहा है, तो वो भी उसके वल्नरेबल स्टेटस को पहचान रहा है। हमारे इसको बता देंगे तुम उसके बच्चे हो, क्योंकि सब रिश्तेदार हैं आपस में। और वो जो बच्चा अभी छोटा है, क्योंकि हमने इसमें 21 साल से नीचे के बच्चों के पेरेंट्स को, लिविंग हियर, दैट्स इट, योर एड्रेस, देयर ईमेल एड्रेस, देयर व्हाट्सएप नंबर, देयर आधार कार्ड, व्हाटएवर इट इज, और वो उनके पास एक मैसेज चला जाएगा, आपका बच्चा यहाँ रह रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम? इफ यू आर सो डेयरिंग टू लिव इन रिलेशनशिप, आपको लिव इन में सेफ्टी है बजाय मैरिज इंस्टीट्यूशन में जाने में, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको आपको अपने संरक्षण करने की आवश्यकता है। ना उसको आपकी पर्सनल लाइफ से कोई इंटरेस्ट है, ना वो ये देख रहा है। देखिए इसमें एक और कवर है, अगर जब ये लागू हो जाएगा और आपके मोबाइल ऐप में आने लगेगा, तो आधार कार्ड से जो डेटा फेच होगा उससे आपको ये लिंक अप है, और आपको लिखना है कि आपने, और टर्मिनेशन का आप दे दीजिए तो कभी नहीं आएगा। अगर आप 6 महीने साथ रहे एंड देन यू वांट टू टर्मिनेट एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप इन योर मोबाइल, इन योर आइडेंटिटी, इट इज नॉट लाइक दैट। जितने आप लाइसेंस बना रहे हैं, जितनी भी आपको ऑनलाइन सर्विसेज मिल रही हैं, आप सभी में सब तरीके का डेटा भर रहे हैं, इसमें भी आपको वही डेटा भरना। अगर आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो आपको डाइवोर्स टर्मिनेशन, वो डाइवोर्स की इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि आप पेपर में रात दिन पढ़ते हैं कि झांसा दिया और दूसरी शादी कर दी, पहले से शादीशुदा था आदमी, ऐसी न्यूज आती है। तो ये हमारा ही समाज है, और इसी समाज में आपको 21st सेंचुरी में, जहां हमारी स्पेस बड़ा हुआ, जहां हम एक लिबरल समाज में रह रहे हैं, जहां हमें ये भी हो सकता है, हाँ ये जरूर है कि ये बात बड़े लेवल तक डिस्कस हुई कि जो 21 ईयर के नीचे के बच्चे, 18 साल से और 21 वाले और भी माइनर हैं, माइनर का तो प्रोहिबिटेड ही है, और जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है उसमें भी लिव इन रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड है, उसको तो इलीगल ही माना जाएगा। जो उसमें एक चार्ट यूसीसी का जब आप ड्राफ्ट देंगे, आप यूसीसी के वेबसाइट में जा सकते हैं और यूसीसी के ड्राफ्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ये जो रूल का ड्राफ्ट है, ये अभी विधायी और न्यायी के द्वारा वेट किए जाने के बाद उसमें अपलोड किया जाएगा। सब चीज़ों को सरल बनाया गया है। मैरिज में, डिवोर्स में जो रूप आदमी के लिए तय है कि वो वाइफ को ये कारणों से डिवोर्स दे सकता है, वो ही वाइफ के लिए भी तय है कि वो भी उन्हीं कारणों से हस्बैंड को भी डिवोर्स दे सकती है। सो इट इज नॉट लाइक वन पार्टनर सिंगल, जो उसमें मैन और वुमन कंटिन्यूअसली हिंदू कोड बिल में यूज किया गया है, उसमें जेंडर न्यूट्रलिटी का ध्यान यूसीसी में रखा गया है, क्योंकि यूसीसी 21st सेंचुरी में बन रही है और बहुत सारे ऐसे देशों का केवल ड्राफ्ट रिपोर्ट में
वर्णन किया गया यूएसए से लेकर जर्मनी तक, फ्रांस तक, जहाँ पे यूसीसी लागू है और बहुत अच्छी तरीके से उसको लिया जाता है। यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ भारत, तो आप एक ही कानून से गाइडेड हो, ये भी हमारी एक लिबर्टी है एक सिटीजन होने के नाते। अब वो कोई अपना बिल्कुल एक पर्सनल कानून से होगा तो वो ठीक नहीं होगा। इसमें जो ट्राइबल वाला था, उत्तराखंड का जो ट्राइब है, उत्तराखंड के ट्राइबल एरियाज में तो हमने बहुत ही ज़्यादा अपने एड्रेस किया था, उनके डिस्कोर्स को, उनके साथ संवाद किया था। तो उत्तराखंड का जो ट्राइब है वो बेसिकली बहुत ही प्रोग्रेसिव ट्राइब है, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव ट्राइब है। और ये जो पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री वर्ड हम यूज करते हैं, उनके जो यंग जनरेशन है, they don't want to be identified by these kind of traditions and they stopped it altogether, they stopped it and they don't want कि हमें इस रूप में जाना जाए कि जो हमारे एरियाज है, जौनसार है और पिथौरागढ़ है, और आप उसको ये कहें कि हाँ यहाँ ऐसा होता है। उन्होंने कहा ये बीते समय की बात हो गई। इवन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जो नई जनरेशन है वो इसको प्रमोट नहीं करती है। यूसीसी में हम उत्तराखंड की ट्राइब को नहीं ले पाए, वो एक यूनानिमस कॉल था, वो एक डिफरेंट कॉल था। अदरवाइज उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि वो ट्राइबल इसमें ना आए, बल्कि उनको ये दिक्कत थी कि हम इसमें क्यों ना आए। मतलब उनका अपना कॉल था कि ये अगर कुछ बन रहा है तो इसमें हमें शामिल कर देंगे तो हमारे जमीन के झगड़े और ये झगड़े शायद सही तरीके से सुलझ पाएंगे और जो सक्सेशन के झगड़े हैं वो सुलझ पाएंगे। लेकिन वो नहीं रख पाए, उसका मैं ज़्यादा कुछ आंसर दे भी नहीं पाऊंगी यहाँ पर कि उनको अलग किया गया, अदरवाइज उसके बेसिक ड्राफ्ट में उनको शामिल किया गया था। ये एक इशू था। और बाकी इसमें जो आपकी विल है और पोर्टिसल्स हैं, इन सब को आप अपने ऐप में अपनी विल को अपलोड कर सकते हैं। अपनी विल, अपना जो आपका लीगल उत्तराधिकारी है उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, वो लीगल उत्तराधिकारी आपने कोई और कर दिया जो नॉर्मली माना आपको सन करना है या डॉटर करनी है, उसके बदले आपने किसी थर्ड पर्सन को कर दिया तो वो चैलेंज हो सकता है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट का डिसीजन अगेंस्ट आएगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए वो लीगल जो एक बहुत ही प्रक्रिया जटिल थी वसीयत की, वो वसीयत की प्रक्रिया को भी बहुत ही सुगम और सरल बनाया गया। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वो जो हम 70s 80s की फिल्म देख के बड़े हुए, जो हाथ पकड़ के वसीयत में साइन कर दिए तो सब कुछ फाइनल हो गया, उसके बाद कुछ होता ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें वसीयत के लिए भी एक जो पोर्टल में व्यवस्था की गई है, अगर ये बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड ऑफिसर को कर पाए, अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, और जो हमारे सेंटर बने हुए हैं एनआईसी के, वो जो सेंटर हैं गांव तक अगर हम ये रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर पाए तो ये अपने आप में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी होगा। और हमारे पास देखिए गवर्नमेंट, कोई भी जो लोग रिसर्च में, यहाँ बहुत लोग हैं, अनुभव भाई बैठे हैं, रिसर्च करते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, उत्तराखंड में ही होगी या हमें बाहर का पता नहीं है, ये भी हो सकता है, डेटा डेफिसिट है हमारे पास किसी भी चीज का आंकड़े। इसलिए अनुभव भाई जब भी कोई रिपोर्ट रखते हैं, मैं आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि आप डेटा लेके आए। जब तक आप डेटा पे बात नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आती कोई भी चीज। आप रिसर्च कैसे करेंगे, आपके पास डेटा एक्सेस है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कितने लोग थे, कितने आ गए। आप अंदाज से बोल रहे हैं करीब 35 लाख लोग यहाँ आ गए होंगे, करीब कितने लाख लोग वहां चले गए होंगे। ये मुझे लगता है कि यूसीसी के माध्यम से एक बहुत बड़े डेटा को आप कैप्चर कर पाएंगे, बहुत तरीके से उसमें आपका डेटा कलेक्ट हो पाएगा। और जो हम लोग हैं जिनकी शादी, और जो भी लोग उस कोड को जब भी सरकार एक डेट डिक्लेयर करेगी उससे पहले जिनकी शादी हो गई, उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था। अब आप जब बैठे ही रहेंगे तो जब सारे लोग रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो हम लोग भी रजिस्टर्ड कर लेंगे। हमें लगेगा कि लेट अस सी, अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन का कागज आ गया तो इट वुड बी ग्रेट, और वो कई जगह आपका काम आएगा फ्यूचर में, इफ यू आर रजिस्टर्ड फॉर योर मैरिज। वैसे आपको बता दूं 2010 का उत्तराखंड में कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट बना है, उसका नाम भी कंपलसरी वर्ड है, लेकिन किसी को पता भी नहीं। वो हमने इसी यूसीसी के लिए पढ़ा कि था रजिस्ट्रेशन पर नहीं किया,
फिर हमने उसमें देखा लोगों ने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया होगा अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एक्ट था, तो फिर उसमें जो लूप होल्स थे उसमें इसको ठीक किया गया और एक तरह से इन पनिशेबल नहीं है, आपको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि आप ये करेंगे तो इससे ये फायदा होगा, ये करेंगे तो इससे ये फायदा होगा। और शुरू के 6 महीने वी होप वी हैव रिकमेंडेड इट टू द गवर्नमेंट कि लोगों को इंसेंटिव देके और इसको प्रॉपर डिसेमिनेट करके लोगों को इसके एम्बिट में लाया जाए, उनको बताया जाए कि आपको क्यों इसको रजिस्टर्ड करना है अपनी मैरिज को, और अपने और डिटेल जो जो मांगे जा रहे हैं उनको इसलिए देना है कि इससे आपको कुछ इंसेंटिव मिलेंगे। जगह जगह आपको कैंप लगाने पड़ेंगे और एक बड़ा डेटा जो हम उत्तराखंड में रहते हैं, आप शादी यही हुई है लेकिन आप नहीं गए कोर्ट में। बहुत लोग अब आजकल आपने फैशन देखा होगा कि एक दिन पहले बच्चे कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में मैरिज को रजिस्टर्ड करा रहे हैं, फिर उनका हल्दी और ये सब शुरू हो रहा है, लेकिन पहले वो कोर्ट में जा रहे हैं। ऐसा धीरे धीरे सुनाई देने लगा है, कॉमन अभी नहीं कहूंगी मैं, लेकिन सुनाई देने लगा है। तो इफ इट हैपन्स तो ये अपने आप में एक राज्य सरकार के और एक सिटीजन के नाते हमारे नेटवर्क को स्ट्रेंथन ही करेगा। सो इन क्रक्स टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से कि ये जो कानून है ये एक नॉर्मल सा कानून है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके आने से बदल जाएगा, लेकिन ये कोशिश जरूर की गई है कि जो सिटीजन है वो जो प्रैक्टिसेस है 21st सेंचुरी की उसके एम्बिट में आके वो अपने को कॉन्फिडेंट फील करे। और इससे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक को टारगेट किया जा रहा है, कभी ना कभी आपको सेंचुरी बदल गई, 75 साल आजादी के हो गए, आपको जो लैंड ऑफ द लॉ है, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुझे याद है हम लोग नैनीताल में थे, वहां पे बहुत क्रिश्चियन कम्युनिटी भी आई थी उस संवाद में, और उनका एक ही वर्ड था कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज द लैंड ऑफ द लॉ एंड वी विल एक्सेप्ट इट, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। वैसे भी बड़े इश्यूज होते हैं तो हमको कोर्ट में ही जाना पड़ता है, हमें इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहना है, जो बना देंगे हम उसको, क्योंकि हम इस लैंड में रह रहे हैं उत्तराखंड की, हम उसको फॉलो करेंगे। सो व्हाट आई मीन टू से कि कभी भी कोई लॉ बनता है, आप जाते हैं ना फॉरेन, आप कितने तरीके के लॉ से गुजरते हैं, वहां हम ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप वो नहीं, ये करोगे तो ये पनिशमेंट। सिंगापुर में जाइए आप, कितने लॉ उन्होंने लगाए अपनी कंट्री को नीट एंड क्लीन करने के लिए, अपनी कंट्री को अच्छा करने के लिए, और हम उनको फॉलो करते हैं। हम उसके आदी नहीं भी हैं लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं। कूड़े के कितने लॉ है वहां पे कि आप उठा के कुछ भी कहीं भी नहीं फेंक सकते, आप कलर ही ढूंढते रहोगे, इस कलर के डस्टबिन में ये लगता है, इस कलर के डस्टबिन में। तो आप जाते ही अपने को ओरिएंट करते हैं, किसी भी अच्छी कंट्री में आप जाते हैं, आप ओरिएंट करते हैं कि वहाँ का बेसिक लॉ क्या है, वहाँ के नगर निगम का लॉ क्या होगा, सिटी में मूवमेंट का लॉ क्या होगा, उनके ट्रॉन्स का लॉ क्या होगा, और वो रूल आप पढ़ते हो और उन रूल के अनुसार चलते हो। ये भी एक ऐसा रूल है कि हमारी और आपकी जिंदगी में कोई ज्यादा बेसिक आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे एक क्लिक से, हमारे एक रजिस्ट्रेशन से हम लोग उत्तराखंड के सिटीजन के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हम इस बात को जान पाएंगे कि हमारे यहाँ जो शादी है, जो यूथ है, वो किस एज में शादी हो रही है। सर तो यहाँ सोशियोलॉजी के इतने बड़े प्रोफेसर बैठे, बहुत स्टडी करनी पड़ती है कि शादी की उम्र अब बढ़ गई है, अब बच्चे 25-30 साल तक शादी नहीं कर रहे, 30 साल तक, 30 साल एक नॉर्मल एवरेज एज हो गई है, वो एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, तो वो कौन से बच्चे। तो हमें ये डेटा बहुत इजीली सुलभ होगा, और ये सिटीजन प्रो सिटीजन है और ये यूजर फ्रेंडली है। और इसमें जो प्रेजेंटेशन हमें एनआईसी ने दिया था, उस प्रेजेंटेशन को देखते हुए मुझे ये लग रहा था कि ये एक नॉर्मल सा एक फॉर्म है जिससे कि सीधे आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आप पे आ जाएगा, टर्मिनेशन का सर्टिफिकेट आ जाएगा, डाइवोर्स आपने किया, डिक्लेरेशन ऑफ डाइवोर्स आ जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ योर लिव इन रिलेशनशिप आ जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ योर लिव इन रिलेशनशिप आ जाएगा। तो ये अपने आप में सोसाइटी में एक बदलाव इसमें ये देखने को मिलेगा कि हम ये जान पाएंगे कि हमारी आगे की जो स्टडीज होंगी किसी भी रूप में, वो कभी आप अंतरजातीय विवाह में स्टडी करते हैं, कभी आप किसी और चीज में, कभी आप लिव इन का डेटा लेना चाहते हैं, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी।